हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश शोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। आज के पेपर के अंदर देखो क्या क्या है। तो ये इंडिया चाइना वाला जो है, इसे थोड़ा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कुछ एक चीज़ें देख लेंगे, मैप वगैरह कुछ एक डिस्कस कर लेंगे। और क्या चीज़ है अभी, अगर जैसे यहाँ पे हेडलाइन बताऊँ तो यहाँ पे बस इतनी सी बात है कि फर्स्ट टाइम 3 इयर्स के अंदर जो है इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी, और वहाँ पे जो उनकी असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर वगैरह हैं चाइना में, ठीक है, तो वो दोनों मिले हैं डिसंगेजमेंट के लिए। अभी भी 2 एरियाज़ के अंदर अपन जो इंडिया और चाइना है दोनों इंगेज हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो है वेटरन डांसर थे, इनकी डेथ हो चुकी है, तो मोहिनीअट्टम वगैरह इसके डांस थे। ये मोहिनीअट्टम जो है एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। उसके अलावा क्या चीज़ है, प्रोटेक्ट द पावर ऑफ, ये अगर आपने इसके बारे में नहीं जानते हो मोहिनीअट्टम वगैरह के बारे में, तो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ जो आमिना मैम लेकर आए थे उसके अंदर इसमें दे रखा है। फिर क्या चीज़ है, प्रोटेक्ट सेफगार्ड, ये पॉलिटिकल है, इसको छोड़ो, ये इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, ये देखो, ये $1 ट्रिलियन वैसे है ये पॉलिटिकली, मतलब पॉलिटिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है जो भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात है कि बहुत बड़ा इनका बजट आया है 6.90 लाख का। किसका? यूपी गवर्नमेंट का बजट आया। और यूपी गवर्नमेंट का बजट ये अभी अपने काम का क्यों है, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अभी अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो यूपी गवर्नमेंट की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और इतना सारा जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह आया उस सब के बारे में देखा था। यहाँ पे ये जो है, ये पॉलिटिकल कुछ न्यूज़ चल रही है शिवसेना वगैरह की, तो ये अपने काम की वैसे नहीं है, लेकिन चूंकि कल अपन ने इसी से इलेक्शन कमीशन पढ़ा था, तो आज उसी इलेक्शन कमीशन को वापस से रिवाइज करेंगे और उस इलेक्शन कमीशन के अंदर ही और कुछ चीज़ें देखेंगे लक्ष्मीकांत से, है ना। पॉलिटिकल पार्टी वार्टी अपने कुछ काम करनी है। फिर क्या चीज़ है ये आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, तो आईएमएफ की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। आईएमएफ और कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करता है उन्हें भी देखेंगे, और वर्ल्ड बैंक वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह को देखेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ये क्या है, देखो इस आर्टिकल के अंदर, इंडिया टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन एंड चाइना। तो अभी एक तो जो है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, एक तो चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, ये कहाँ के, ये डैनिश चांसलर, डैनिश क्राउन प्रिंस है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आने वाली है, ठीक है। वो यहाँ पे कहीं पर भी दे रखा होगा, देख लेना। तो एक तो इटली की प्राइम मिनिस्टर आने वाली है, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके अलावा यहाँ पे ये जो यहाँ के जो प्रिंस है, डैनिश क्राउन प्रिंस, है ना, वो उनके आने का भी है। तो ये चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बस कुछ एक चीज़ें दे रखी है, उन चीज़ों को अपन सेपरेटली स्टैटिक से पढ़ लेते हैं, बाकी अपने काम का नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ये साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए और बाकी भी इंडिया के फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होने वाली है, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फिनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग यहीं पर होने वाली है, रायसीना डायलॉग बहुत ज़्यादा मोस्ट एंटिसिपेटेड डायलॉग होता है, तो रायसीना डायलॉग होने वाला है। उसके अलावा क्या चीज़ है, क्लाइमेट क्लब की यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया जो है क्लाइमेट क्लब को ज्वाइन कर सकता है, जो G7 का है, ठीक है। अब ये G7 क्या है, क्लाइमेट क्लब क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। चलो सबसे पहले ये G20, G7, क्लाइमेट क्लब, इन सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं। क्लाइमेट क्लब की अगर बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो कि क्या करता है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट की जो अपनी जो एम्बिशन वगैरह है, क्या करने का एम्बिशन है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो 2 डिग्रीज के अंदर रखने का है। और ये जो है 2 डिग्रीज के अंदर किससे, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा था, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर के अभी तक पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो है 2 डिग्री के अंदर अंदर रखना है। प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तक का जो है इंक्रीज हो सकता है, उससे ज़्यादा मत करो, ऐसी इसमें बात है। और उसके अलावा जो है नेट ज़ीरो और वो सारी चीज़ें भी कुछ एक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं ये G7, G8, G20 के अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं। इनको अगर आप देखोगे तो सबसे पहले ये G7 ब्लॉक है, ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप ऑफ 7 के अंदर सबसे पहले US, UK और बस US, UK और कनाडा, हाँ ठीक है। तो एक बार इन 3 को याद रखो, है ना, इन 3 को एक साथ याद रखना है, US, UK एंड कनाडा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इटली, जर्मनी और फ्रांस, ये तीनों जो है, या इन तीनों को एक साथ याद कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद जापान, या तो ये तरीका है या फिर एक और तरीका है। वो तरीका क्या है कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज सिर्फ 2 हैं, US प्लस कनाडा। फिर जो है यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज टोटल 4 है, कितनी 4 है, कौन कौन सी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK, ठीक
ठीक है, इसके अंदर G7 के अंदर, है ना। और उसके अलावा जो है एक एशियन कंट्री है, वो एशियन कंट्री कौन सी, जापान, समझ में आया, ठीक है। तो ये टोटल 7 कंट्रीज़ हैं, इनको याद रखना है। अब इन्हीं 7 कंट्रीज़ के अंदर अगर एक एशियन कंट्रीज या एक यूरोपियन एशियन जो भी कंट्री है, यूरेशियन कंट्री, ये अगर और जुड़ जाती है तो फिर वो जो है वो बन जाता है G8। क्या बन जाता है, G8। और ये कौन सी है, ये है रशिया, समझ में आया। तो कौन कौन सी होगी, देखो यूएस और कनाडा एक होगी, उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके एक होगी, और जापान, ये सारी G7 हो गई। G7 के अंदर जो रशिया मिल गया तो G8 हो गया। अब इस रशिया के साथ में, इन सब के साथ में और भी कुछ एक कंट्रीज मिल जाती तो G20 हो जाता है, जिसकी प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है ना। तो G20 के अंदर कौन कौन से, इंडिया तो एक आई गया, इंडिया के अलावा और कौन कौन है, देखो इंडिया के अलावा कहाँ से देखोगे आप, चलो यहीं से देखते हैं, एशिया वगैरह वैसे ही करता है। तो इंडिया के अलावा एक चाइना है, ठीक है, चाइना के साथ में सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के अलावा साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया के अलावा बस यही है, ठीक है। तो और टर्की है, ठीक है, टर्की है। तो ये सारे हो गए, तो इनको एक साथ ऐसे याद कर सकते हैं अपन कि पहले तो ये सारे के सारे हो गए, है ना, 7 और 8 हो गए। उसके अलावा फिर अपन एशिया से देखते हैं, तो एशिया से इंडिया है, चाइना है, टर्की है, और पाकिस्तान भी है ना, नहीं पाकिस्तान नहीं है। और उसके अलावा कौन है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया। ये तो एशिया से हो गए। फिर एशिया के बाद और कौन से, अरे इंडोनेशिया भी है अभी, ठीक है, इंडोनेशिया, ठीक है, ये सारे तो एशिया से हो गए। फिर उसके बाद अफ्रीकन देखो, तो अफ्रीका के अंदर सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका ही है, और कोई भी नहीं है अफ्रीकन तो, ठीक है, साउथ अफ्रीका ही है, साउथ अफ्रीका। फिर लैटिन अमेरिका देख लो, लैटिन अमेरिका से कौन कौन है, ब्राज़ील है, मेहिको है, अर्जेंटीना है, और बस ये सारे हैं। तो अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, मेहिको हो गया, है ना। अब क्या बच गया, अब अपने पास एक ऑस्ट्रेलिया बच गया और एक यूरोपियन यूनियन बच गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया G20, क्या हो गया, G20, ठीक है, याद रखना है इसको ऐसे। आप इससे रिवाइज करेंगे बिना देखे। जब मैं ये रिवीजन वगैरह करवाता हूँ तो आपको खुद को भी वहाँ पे आपके नोट्स वगैरह के अंदर लिखना है ना। चलो, सबसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज है, G7 की अगर बात करते हैं तो G7 के अंदर कनाडा एंड US और UK और इटली और जर्मनी और फ्रांस, है ना। कितने हो गए ये हो गए 6। सातवां कौन है बताओ, जापान, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सातवां जो है वो जापान आ गया। उसके बाद और G8 के अंदर रशिया आ गया। फिर क्या चीज़ होगी, फिर इनके अलावा और कौन कौन आएगा, तो इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, है ना, सऊदी अरेबिया आ जाएगा, साउथ कोरिया आ जाएगा, है ना, ठीक है। बस ये सारे हो गए। और कौन है, उसके अलावा EU है, EU के अलावा ऑस्ट्रेलिया है। फिर लैटिन अमेरिका से कुछ एक कंट्रीज है, जैसे कि मेहिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, समझना MBA ठीक है। ये सारी कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मेहिको हो गया, साउथ कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका नहीं हुआ ना, साउथ अफ्रीका और टर्की दोनों ही नहीं हुआ। तो साउथ अफ्रीका और टर्की, तो टर्की और यहाँ पे ले लो आप, अच्छा सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यहाँ पे ले लो साउथ अफ्रीका, ठीक है। चलो ये सारे हो गए G20। उसके बाद क्या चीज़ है 2015 पेरिस एग्रीमेंट, इसके ऊपर मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्लाइमेट क्लब को कहीं ना कहीं एनरिसर्च किया गया था। और इसकी अगर बात करें तो ये जो है विलियम नॉर्डास, ठीक है, इन्होंने इसकी बात करी थी, ठीक है, इसका कंसेप्ट वगैरह इन्होंने दिया था। और इन्होंने ये जो है, अब इसकी अगर यहाँ पर देखें तो इसके अंदर क्या चीज़ है, तो ये जो क्लब है ये उन कंट्रीज़ के लिए है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री के अंदर अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है, ये मैंने आपको बता दिया। ये इसके कुछ जो है 3 पिलर्स हैं। ये जो क्लाइमेट क्लब है इसके 3 पिलर कौन कौन से हैं। ये पिलर वैसे आपके उसमें मतलब ऐसा भी आ सकता है, प्रीलिम्स के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कि भाई ये वाला जो है ये एक पिलर है, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्लाइमेट क्लब। या फिर ये भी आ सकता है कि भाई इसके क्लाइमेट क्लब का ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ एक बताओ, तो उसके अंदर 4 जो है स्टेटमेंट वाले ही ऑप्शन होंगे। ये भी चीज़ हो सकती है कि A B C D। देखो इसमें तो ये जो 2-3 वाले जो बताया इसके अंदर तो 1 2 3 1 and 2 2 and 3 वैसे वाले हो सकते हैं।
ABCD के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही स्टेटमेंट है, या जो भी कुछ भी अलग अलग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो याद रखना है एडवांसिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ जल्दी जाने वाले ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज। उसके अलावा क्या चीज़ है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज टू एक्सेलरेट डीकार्बनाइजेशन, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज वगैरह को ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि डीकार्बनाइजेशन जल्द से जल्द हो सके। उसके अलावा थर्ड चीज़ फैसिलिटेटिंग पार्टनरशिप कोऑपरेशन टू एनकरेज क्लाइमेट एक्शन, अनलॉक सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फिर यहाँ पे G20 और इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में कुछ बेसिक दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इस बार अपना जो है मोटो है। ये यहाँ पे G7 के बारे में कुछ दे रखा है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 के अंदर फॉर्म हुई थी, और ये इसके कुछ ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी प्री के अंदर इसका कुछ भी काम नहीं है। तो 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, 31% ग्लोबल GDP, 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, है ना, ये सारी चीज़ें। व्हाट आर दी अदर हाईलाइट्स ऑफ G7 समिट, और कौन कौन सी, देखो G7 समिट के अंदर और क्या क्या चीज़ें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब की बात है, ये G7 के अभी जो 2022 में जो समिट हुई थी उसके अंदर से कुछ एक चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। आप देखो $600 बिलियन बाय 2027, यहाँ पे ये जो है ये यूएस ने इस बात को आगे रखा है कि हम जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फंड वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रिएट करेंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर क्या होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर क्या होगा, तो जो डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा और इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे इससे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो चाइना का BRI है, अक्सर अपने को जो है अपने पेपर वगैरह में पूछते रहते हैं, मेंस में पूछते रहते हैं, प्री में भी 1-2 बार शायद सवाल आया। तो जो चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर OBOR है ना, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, तो इसको काउंटर करने के लिए ये PGII, ये जो भी स्कीम वगैरह आप कुछ भी कह लो, वो चीज़ है, समझ में, वो प्लान है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, याद रखना है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, समझ में। चलो फिर क्या चीज़ है, उसके अलावा लाइफ के ऊपर फोकस करा गया है। लाइफ क्या चीज़ है, लाइफ जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन, है ना, अपने प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर पहले भी G20 की भी मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी फोकस करा था, अभी भी वापस फोकस करा। व्हाट इज़ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, वहाँ पे जो है ये जो आर्टिकल अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर G7 था, ये देखो G20 था, डिस्कस कर लिया। SCO भी इसके अंदर डिस्कस नहीं करा अपन ने, रायसेना डायलॉग के अंदर वैसे डिस्कस करने जैसा अभी कुछ भी नहीं है, एक बार आएगा फिर उसके बाद की बात होगी। और क्या चीज़ थी, और उसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट क्लब था, क्लाइमेट क्लब अपना हो गया, G7 अपना हो गया, G7 के साथ में G20 को अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आया। चलो ये G20 वगैरह हो गया, ठीक है, G7 वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। क्लाइमेट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करा जाता है बार बार। तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, एनी प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस दैट रिड्यूसेस नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ऐसा कोई भी प्रोसेस, प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो कि नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करता है, समझ में आया, रिड्यूसेस नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर आ जाता है, समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे FDI और FPI की कुछ न्यूज़ है। FDI और FPI को यहाँ पे मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि ऑलरेडी बाकी का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया आज का। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पहले FDI और FPI के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आज के 2 एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, 2 टोटल 4 ही थे, उसमें से 2 काफ़ी अच्छे एडिटोरियल्स थे। देखो क्लीन गैम्बल, क्लीन गैम्बल इसके अंदर क्या है, तो कार्बन ट्रेडिंग के ऊपर ये कुछ एक बातें बोली गई है। रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो तो दिसंबर 2022 के अंदर क्या हुआ, अपना जो एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट कब का है, 2001 का, ठीक है। तो जो 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है उसे अमेंड करा गया है, किसके लिए, उसे अमेंड करा गया है कार्बन मार्केट्स बनाने के लिए, किसके लिए, कार्बन मार्केट्स बनाने के लिए। मैं वापस अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं जो हूँ फुल स्क्रीन के ऊपर ये जो भी वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो मेरे इसके ऊपर फुल स्क्रीन पर है। अगर आप कोई फ़ोन वगैरह के अंदर देखें या जिसमें भी देखें तो उसमें जो है उसमें भी फुल स्क्रीन करके देखें। अगर आप उसमें छोटा सा देखेंगे, छोटी सी स्क्रीन में देखेंगे, मतलब
वो यूट्यूब के अंदर जो इतनी सी स्क्रीन आती है, अगर उसमें से डायरेक्ट देखेंगे तो फिर तो आपको मतलब जो है देखने में प्रॉब्लम आएगी, जो काफ़ी कुछ जो मटेरियल लिखा हुआ वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए फुल स्क्रीन करके देखें हमेशा, है ना, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया गया है। इसकी अगर बात करें, कार्बन मार्केट्स ये इस्टेब्लिश करता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पावर देता है कि इनको रेगुलेट वगैरह करने की, इनके ऊपर जो भी रूल्स वगैरह लाने की। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 ये ओरिजिनल एक्ट है। ये जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं ये ट्रेडेबल होते हैं नेचर के अंदर, है ना। इनका अगर जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो ये देखो कॉन्सेप्ट इनका, जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो ये एमिटर ए है ना, ये एक फैक्ट्री है जो कि इतना सारा कार्बन एमिशन कर रही है। अब कार्बन एमिशन इन्होंने जो है एक लिमिट लगा रखी कि इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सेस कर रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा, जो ऐसी दूसरी जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो दूसरी कंपनी है, दूसरी फैक्ट्री जिसका एमिशन कम है, जैसे इसका एमिशन जो है यहाँ तक ही है, तो इसका अगर एमिशन कम है तो फिर क्या होगा, ये जो ऊपर का जितना भी पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट ये इसे सेल कर देगी, समझ में आया, ठीक है, इसे बेच देगी और ये खरीद लेंगे, जिससे इनका पार्ट जो है वो मैनेज मान लिया जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात, इससे क्या होगा, इससे ओवरऑल जो है बैलेंस बना रहेगा एक तो, और दूसरी बात कंपनी जो है वो एनकरेज भी होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं मेंटेन करने में, लेवल मेंटेन करने, वरना उनको ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा भाई, ज़्यादा जो है पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। और अगर सरकार को पेमेंट करें तो फिर बात आएगी कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और सरकार फ्रेंडली नहीं है, सरकार ऐसी नहीं है, सरकार वैसी नहीं। यहाँ पे तो आपको दूसरी ही इंडस्ट्री को उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, समझ में आया, तो उसका फीलिंग ही अलग होगी, मतलब उसका इफेक्ट अलग होगा ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कार्बन क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट एज पर यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये सब यहाँ पे कुछ एक चीज़ें दे रखी है। ट्रेडेबल परमिट है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ये कब, ये भी जो है कहाँ पर बेस्ड है, जो पेरिस एग्रीमेंट था, ठीक है, उसके आर्टिकल 6 के अंदर इसके बारे में मेंशन कर रखा है। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स बाय कंट्रीज टू फुलफिल नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। व्हाट? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। नाउ रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। चलो फिर क्या चीज़ है, इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। देखो ये जो है ये पूरा एडिटोरियल है ना। इस एडिटोरियल के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उन सबको अभी अपन पढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम्स विद पोटेंशियल, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, ग्रीन ग्रोथ। देखो ये काफ़ी अच्छा जो है एक न्यूट्रल टोन का एडिटोरियल है। इसके अंदर सबसे पहले तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, जो बजट के अंदर जो भी एनवायरनमेंट वगैरह को लेकर चीज़ें आई, उनको अप्रिशिएट करा गया है कि बहुत अच्छा काम कर रही है अभी करंट गवर्नमेंट। उसके बाद बोला गया कि कुछ एक एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अपन और काम कर सकते हैं, और वहाँ पर काम करने की अपन को जो है अभी थोड़ा लैक कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपन अपना प्रायोरिटी होना चाहिए, समझना। तो ये अच्छा क्यों है, इसलिए अच्छा है ये जो फॉर्मेट है, इसलिए अच्छा है क्योंकि मेंस के हिसाब से भी यही परफेक्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसे काफ़ी सारे लोग क्या हिंदू के अंदर कुछ एक पॉलिटिकल आइडिया वगैरह, वो सब पॉलिटिकल एडिटोरियल वगैरह पढ़ के एकदम भावुक हो जाते हैं, अपना आपको मतलब कुछ अलग ही समझने लग जाते हैं। तो ऐसा ना समझे, ठीक है। और आपका फर्स्ट जो है टारगेट होना चाहिए ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर बनना, जॉब वगैरह लेना, तो उसके लिए आपकी टोन वगैरह भी वैसी ही होनी चाहिए। फिर चलो देखो ग्रीन ग्रोथ जो है वो सप्तऋषिज का एक पार्ट है। सप्तऋषिज क्या थे, उन्होंने अलग अलग जो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि भाई अपन किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, उसके अलावा हाई एम्प्लॉयमेंट हो गया, यूथ हो गया, ऐसे है ना। टोटल 7 पैरामीटर्स हैं, टोटल 7 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। तो उनमें से एक ग्रीन ग्रोथ भी है, उन 7 प्रायोरिटी एरियाज़ के अंदर से एक ग्रीन ग्रोथ भी है, ठीक है। तो अब ग्रीन ग्रोथ वगैरह के ऊपर इन्होंने कहा है कि देखो ये बहुत अच्छी बात है, और इस डायरेक्शन में अगर अपन आगे जाएंगे तो इस ओवरऑल सबके लिए बढ़िया है। और किस चीज़ के ऊपर फोकस करा गया, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया के ऊपर फोकस करा गया, जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर, जो डिग्रेडेड लैंड्स है, देखो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनमें फॉरेस्ट कवर की बात हुई है। किसकी बात हुई है, डिग्रेडेड लैंड्स में फॉरेस्ट कवर की बात हुई है। अभी क्या पढ़ा, ग्रीन अपन जो है क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रोथ का बारे में देखा एक तो, ऑलराइट, ग्रीन ग्रोथ के बारे में देखा एक तो, और किस चीज के बारे में देखा, और जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर किसके ऊपर बात हुई है, फॉरेस्ट कवर। इतना ही याद रह जाए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर के ऊपर बात हुई है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा जो है यहाँ पे
कुछ भी लिख देता हूँ, दिमाग कहीं पर भी चल रहा होता है। चलो क्या बोल रहा था मैं, मिष्टी। मिष्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मिष्टी के ऊपर बार बार फोकस दिया जा रहा है। नाउ मिष्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मिष्टी? मिष्टी मेरी नीस का नाम है, ठीक है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। नाउ इसके अंदर क्या चीज़ है? इसके अंदर ये चीज़ है कि जो भी अपनी जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, उस कोस्ट लाइन के ऊपर मैंग्रोव्स वगैरह को प्लांट किया जाएगा, ताकि वो जो है अपने को, वैसे काफ़ी ज़्यादा उसके मैंग्रोव्स के बेनिफिट होते हैं। ये अपन पहले एनवायरनमेंट वगैरह की क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो क्लास वगैरह नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। जब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप वो क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। वीडियो नहीं लगे तो डिसलाइक, मतलब अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जो है अगर लाइक करेंगे तो उससे क्या होगा कि अगर लेट से आपको वीडियो अच्छी लगी तो और भी जो हम कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं वो आपको और ज़्यादा जो है यूट्यूब के एल्गोरिदम से सपोर्ट होगा कि भी देखो आपको ये वाला कंटेंट अच्छा लगा, आप इस चीज़ को भी देख सकते हो। चलो मिष्टी स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, याद रखना है इसको। इसके अंदर क्या चीज है? प्लांटेशन, मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन और सॉल्ट पैंस, ठीक है। तो ये सॉल्ट पैंस कहाँ पर आते हैं? सॉल्ट पैंस जैसे कि जो कच्छ वाला जो रीजन है, ठीक है, जो कच्छ वाला जो पूरा रीजन है उसकी जैसे बात होगी, समझ में आया। उसके अलावा यहाँ पे मनरेगा और कैंपा फंड जो चल रहा है उसके साथ भी इसे लिंक करके करेंगे कि भी जैसे मनरेगा के अंदर जो लोग हैं तो वो गड्ढे भर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, उसके बजाय जो है ये जंगल खोद सकते हैं, समझ में आया। वहाँ पे मैंग्रोव वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। इसके अंदर क्या चीज़ है? COP27 जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी COP27 की, कहाँ पे हुई थी बताओ? इजिप्ट में, समझ में आया। तो COP27 की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इसकी बात हुई है। नाउ अब ये जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा परी में। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात एक तो आपको ये याद रखनी है कि ये वाला तो चलो फिर भी मिष्टी स्कीम तो फिर भी हो सकता है याद रह जाए, है ना। लेकिन जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है, ये कौन इनिशिएटिव, इसको लेड कौन कर रहा है? तो यूएई और इंडोनेशिया कर रहे हैं, समझ में आया। और इसका पार्ट कौन कौन है? तो इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन है। वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर पूछेंगे कि ये जो है, या तो आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे, है ना, 2 या 3 स्टेटमेंट्स दे देंगे और बताएं, पूछेंगे कि भाई इनमें से कितने स्टेटमेंट्स है ये। जिन स्टेटमेंट में से एक होगा कि भाई इसको यूएई और इंडोनेशिया का इनिशिएटिव है, दूसरे के अंदर होगा इसके अंदर ये कंट्रीज है, ऐसा ऐसा कुछ होगा। या फिर जो है दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? उस दूसरे क्वेश्चन के अंदर ऐसे जो है 6 से 7 कंट्रीज का नाम लिखा हुआ होगा, और फिर उसमें आपको जो है ऑप्शन चुनने होंगे कि इसमें से कौन कौन सी मैंग्रोव जो है MAC का पार्ट है, समझ में आया, ठीक है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का पार्ट है, ठीक है। अब जो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है इसको लीड कौन कौन कर रहा था? यूएई एंड इंडोनेशिया। और इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है? तो इंडिया, उसके अलावा जो है अपनी श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन, ठीक है। तो इसको भी वापस अपन क्लब करके याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका को एक साथ याद कर लो। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, है ना, और जापान, है ना, स्पेन, है ना, और कौन सी रहेगी बताओ? बस सारी हो गई, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज है, इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, ये सारी कंट्रीज हैं, समझ में। या फिर इनको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, यहाँ पे मालाबार की जो है यूएस के अलावा मालाबार माइनस यूएस, ठीक है, प्लस श्रीलंका प्लस स्पेन, ऐसे भी याद कर सकते हो। और लीड कौन कर रहा है? वापस याद रखना है, यूएई एंड इंडोनेशिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो फिर क्या चीज़ है? फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है क्लाइमेट चेंज वगैरह से फाइट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो ये PM प्रणाम योजना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये याद रखना कि ये जो PM प्रणाम योजना है ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड वगैरह के लिए है। अभी जो मैंग्रोव अलायंस फॉर जो क्लाइमेट है, ठीक है,
मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ये किसके लिए है? ये तो जो है इंटरनेशनल बॉडी टाइप है, इंटरनेशनल अलायंस टाइप है, समझ में? ये तो ठीक है, ये सिंपल हो गया। फिर उसके अलावा मिस्टी स्कीम के अंदर याद रखना कि मिस्टी स्कीम हो सकता है कि भाई मिस्टी स्कीम आपको पूरा नहीं लिखे, है ना, ये लिख देंगे कि भाई ये मिस्टी स्कीम किससे रिलेटेड है। तो मिस्टी के अंदर याद रखना जो पूरी कोस्ट लाइन है और सॉल्ट पैंस वगैरह है, वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर मैंग्रोव्स लगाएंगे, है ना। उसके अलावा और क्या देखा अपन ने? उसके अलावा अपन ने जो है एक और चीज़ देखी ना, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के अंदर क्या है? तो यहाँ पर जो है अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इमिशंस को कम कर सकें और जो है कहीं ना कहीं जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड्स हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर बना सकें, समझना है। ये वापस जो अपना नेट जीरो का टारगेट है ना, उसकी तरफ ले जाने में मदद करेगा। तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये एक चीज़ हो गई। और क्या चीज़ है? और उसके अलावा जो यहाँ पर अपन ने पीएम प्रणाम देखा। अब पीएम प्रणाम को आपको किसके साथ याद रखना है? पीएम प्रणाम को आपको एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, बस इनके साथ याद रखना है, समझ में आया? ठीक है, उतने से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अमृत धरोहर स्कीम भी है। अमृत धरोहर स्कीम क्या है? ये बायोलॉजिकल वेल्थ के लिए है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अमृत धरोहर। धरोहर से वैसे ही याद रख सकते हो आप, धरोहर मतलब जो अपना कहीं ना कहीं अपना जो एसिड्स वगैरह होते हैं, उस तरीके से अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो अमृत धरोहर मतलब ये अपना बायोडाइवर्सिटी भी अपनी कहीं ना कहीं एसिड है ना, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी ये एक चीज़ होगी, तो इसको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? वेटलैंड्स का बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म, इन सब के ऊपर अमृत धरोहर के अंदर फोकस किया जाता है। फिर अमृत धरोहर विल बेनिफिट एक्वेटिक यूनिवर्सिटी, ये सभी सब चीज़ें। हैदरपुर, देखो हैदरपुर जो ये एक वेटलैंड है, इसके बारे में कुछ एक मेंशन कर रखा है। हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर माइग्रेटरी वाटर फाउल बर्ड मिलती है, ठीक है। तो बर्ड्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड है, नाम है इसका वाटर फाउल, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब जिसके भी जो है जो भी जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ ये सारी फ़ोटो खींचो, इसकी मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह खींचो और सबको भेज दो, तुम ऐसे दिखते हो, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ठीक है। तो नाउ मिलेट्स, अरे यार मिलेट्स के ऊपर लगाना मैं भूल गया। मिलेट्स के ऊपर अपन कोशिश करेंगे नेक्स्ट के अंदर फोकस करेंगे। और मिलेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल जो है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स है, ठीक है। और जो है इससे पहले 2018 के अंदर नेशनल ईयर फॉर मिलेट्स था। और वो जो है मिलेट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है। हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन सी होती है? सॉरी, हाई वाटर इंटेक क्रॉप्स कौन सी होती है? जैसे शुगर केन एंड राइस, समझ में। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है? इन अर्बन एरियाज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया गया। ये ग्रे और ब्लू ग्रीन भी नहीं लगाया, इसे भी नेक्स्ट में लगा दूंगा। चलो फिर क्या चीज़ है? इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट टू कॉन्ट्रीब्यूट 15%। ये IMF की ये एक रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट ठीक है, 15% वगैरह अपन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सब ठीक है। अपने काम की क्या चीज़ है? अपने काम की ये चीज़ है, वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है और IMF की कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती है। तो IMF की तो प्राइमरीली 2 ही रिपोर्ट्स होती है, प्राइमरीली 2 ही रिपोर्ट्स होती है, दोनों ही सेमी एनुअल या फिर जो है साल में 2 बार आने वाली रिपोर्ट्स है। पहली है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ये तो जो है किसका हो गया? ये IMF का हो गया। फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या क्या चीजें हैं? वर्ल्ड बैंक के अंदर देखो, वर्ल्ड बैंक के अंदर कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। उसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके अलावा इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स और अपने यहाँ पर देखो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डिटेल में अपन बाद में कभी कवर करेंगे। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है? बुर्किना फासो। अब यहाँ से क्या है? यहाँ पे जो है साहेल रीजन के अंदर बुर्किना फासो है। न्यूज़ पहले समझा देता हूँ, फिर अपने काम की चीज़ देखेंगे, ठीक है। न्यूज़ की अगर हम बात करूँ तो बुर्किना फासो एक वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। इसका मैप अपन पहले भी देख चुके हैं, आज अपन वापस से देखेंगे। उसके अलावा ओके देखो, बुर्किना फासो की क्या न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। बुर्किना फासो के अंदर अभी
जो फ्रांस है, फ्रांस की कुछ एक आर्मीज बुर्किना फासो, माली और यहाँ पे इन रीजन्स के अंदर मतलब जो है स्टेशन थी, तो बुर्किना फासो से उन्होंने निकाल दी है, माली से अभी जो है 2022 के अंदर कुछ महीने पहले निकाल दी थी। नाउ अपने लिए ये एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया होते हैं उनके ऊपर अक्सर जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इसलिए अपन को ये सारे जो भी इसके पास में जो भी नेशंस वगैरह हैं उन सब के बारे में और इस कंट्री के बारे में अपन को मैप वगैरह समझना है, उससे ज़्यादा अपने लिए कुछ भी काम का नहीं है। समझ में आया? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे साहेल रीजन के बारे में दे रखा है। तो साहेल रीजन कहाँ पर है? ये पूरा रीजन जो है इसे साहेल रीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीच में ऐसे कहीं पर अगर वो जा रहा हो तो नहीं जा रहा, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। साहेल रीजन जो है ये ऐसा रीजन है, ठीक है, ये वाला जो है ना प्राइमरीली इस रीजन को साहेल रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है सहारा है, सहारा के जस्ट नीचे ये ऊपर सहारा है, ठीक है, और सहारा के जस्ट नीचे यहाँ पे इस रीजन को साहेल बोलते हैं। और इस रीजन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है तो उसे इस मैप के अंदर मार्क कर रखा है ना। जैसे मॉरिशियाना है, उसके अलावा माली है, उसके अलावा बुर्किना फासो है, सेनेगल है ना, नाइजर है, नाइजीरिया है, और चैड है, सूडान है, ठीक है, और इरिशिया है। ये सारी की सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये जो है इस मैप के अंदर माली दे रखा है, माली और माली बुर्किना फासो, इनके आसपास जितनी भी सारी कंट्रीज हैं। तो बुर्किना फासो की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी? पहले ये देखो, बेनाइन हो गया, उसके अलावा घाना हो गया, उसके अलावा ये अपने आइवरी कोस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, आइवरी कोस्ट हो गया, उसके अलावा जो है गिनिया हो गया, सेनेगल हो गया, है ना, और नहीं सेनेगल नहीं हुआ, सेनेगल गिनिया दोनों ही नहीं हुआ, ठीक है, सेनेगल और गिनिया दोनों ही नहीं हुआ, आइवरी कोस्ट हो गया, घाना हो गया, बेनाइन हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया और माली हो गया, है ना। ये सारी कंट्रीज तो जो है बुर्किना फासो के आसपास है। उसके अलावा माली के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है? तो नाइजर, बुर्किना फासो, है ना, और अपना आइवरी कोस्ट, उसके अलावा गिनिया, उसके अलावा सेनेगल, उसके अलावा मॉरिशानिया, ठीक है, उसके अलावा अल्जीरिया। ठीक है, इन सबको याद रखना है। और क्या चीज़ है? बस फाइनली यही है। एक बार इसको बना लेते हैं तो याद ज़्यादा रह जाएगा। माली, माली के जस्ट पास में यहाँ पे क्या है? बुर्किना फासो है, उसके ऊपर यहाँ पे नाइजर है, उसके अलावा यहाँ पे बेनाइन है, बेनाइन के अलावा यहाँ पे घाना है, घाना के अलावा यहाँ पे आइवरी कोस्ट है। बस इतना ही है किसके अंदर? जो बुर्किना फासो की नेबरिंग है उसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरी दूसरी कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे एक सेनेगल है, सेनेगल के अलावा यहाँ पे अल्जीरिया है ना, सेनेगल के अलावा यहाँ पे अल्जीरिया है, अल्जीरिया के अलावा यहाँ पे मॉरिशियाना है, ठीक है, और उसके बाद क्या है? गिनिया, एक गिनिया और, ठीक है, तो इधर गिनिया है। समझ गए? चलो गुड। फिर क्या चीज़ है? साहेल रीजन, ये अपन ने देख लिया। साहेल रीजन के अलावा, साहेल रीजन के अलावा यहाँ पे देखो, ये सहारा और साहेल देखो यहाँ पे दोनों लिख रखा है। अगर इस मैप को भी आप देखोगे, ये किसका मैप है? माली का मैप है ना। तो ये सहारा लिख रखा है और इसके जस्ट नीचे साहेल दे रखा है, ठीक है, ये ऐसे ही मैंने आपको बताया ना। तो सहारा के जस्ट नीचे साहेल। फिर क्या चीज़ है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी है? तो बामाको, बामाको के अलावा सेगो, सेगो के अलावा सिकासो, सिकासो के अलावा मोप्टी, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ है यहाँ पे, और ये सारी सारी साहेल रीजन में, क्योंकि ऊपर तो डेजर्ट है, ये वाला तो डेजर्ट है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये है। और नाइजर जो रिवर है, नाइजर रिवर क्वेश्चन आएगा कि ये कौन कौन सी कंट्री से जाता है, याद रखना है। सेनेगल से जाती है, गिनिया से जाती है, सेनेगल से जाती है, उसके अलावा जो अपनी माली है, माली से जाती है, माली के अलावा नाइजर से तो जाती है, और बेनाइन और नाइजीरिया, ठीक है, इन सारी कंट्री से जाती है, याद रखना है। समझ में आया? नाइजर या फिर नाइगर रिवर, गिनिया, सेनेगल, माली, माली के अलावा नाइगर, नाइगर के अलावा बेनाइन, बेनाइन के अलावा नाइजीरिया, ठीक है। चलो फिर बुर्किना फासो, यहाँ पे देखो वापस से ये साहेल पूरा यहाँ पे दे रखा है, साहेल, ठीक है, ये साहेल रीजन थोड़ा इधर भी लगता है, साहेल दे रखा है। ये नाइगर रिवर के बारे में दे रखा है, और जो है माली वगैरह, ये नाइगर, ये इधर देखो नाइगर रिवर वापस आगे जा रही है। यहाँ से सिरबा रिवर इसकी जो है एक ट्राइब्यूटरी है, इसको आप याद रख सकते हो। वाइट वोल्टा, रेड वोल्टा, ये दोनों रिवर्स है। अब ये लेक वोल्टा से दोनों ये निकलती है, ठीक है, वाइट वोल्टा, रेड वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, तीन निकलती है। वाइट, रेड और ब्लैक तीनों कॉम्बिनेशंस हैं, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा। और वोल्टा,
ये इसका नाम है, ठीक है, लेक का नाम है, इससे ये निकलती है, वाइट, रेड और ब्लैक वोल्टा रिवर्स। और ये जो वोल्टा रिवर्स है कहाँ है, ये घाना और बुर्किना फासो में है, ठीक है। तो घाना और बुर्किना फासो आपको याद रखना, टोगो भी इसका एक नेबरिंग है, इसको नहीं देखा अपन ने। टोगो, टोगो हो गया, घाना हो गया, बेनिन हो गया, नाइगर हो गया, माली हो गया और ये आइवरी कोस्ट हो गया, ठीक है, इनको याद रखना है। चलो अभी समझो क्या बता रहा था मैं आपको। ये वोल्टा वाली तो हो गई, व्हाइट वोल्टा, रेड वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, है ना। अब इन वोल्टा रिवर्स के अलावा अपन ने वोल्गा, तो अपन को पता है वोल्गा कहाँ पे, वोल्गा रशिया में, वोल्गा के ऊपर पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा व्हाइट और ब्लू नाइल अपन ने पढ़ी है, तो व्हाइट नाइल जो कहाँ से शुरू होती है, व्हाइट नाइल जो एरिशा से शुरू होती है, और ब्लू नाइल कहाँ से शुरू होती है, ब्लू नाइल अपने लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा है, यहाँ से ब्लू नाइल शुरू होती है, ठीक है, इधर से ब्लू नाइल शुरू होती है, लेक विक्टोरिया, इधर से ब्लू नाइल शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, और यहाँ से व्हाइट नाइल, इरिशा, इरिशा नहीं, इथोपिया से, ठीक है, इथोपिया से शुरू होती है, सूडान के अंदर मिल जाती है दोनों, और उसके बाद जो है यहाँ तक जाती है, ठीक है, इथोपिया से शुरू होती है, इधर इथोपिया है और ये इरिशा, इरिशा ये वाला है, ठीक है। चलो फिर क्या है यहाँ पर, और कौन सी है यहाँ पर, एक तो इसकी कैपिटल है वागादाऊ गाँव, ठीक है, इसको अपन पहले देख चुके हैं, वागादाऊ गाँव। वागादाऊ गाँव के अलावा और कौन सी चीज़ है भाई, ये है बीबो दियोलासो, इसका नाम याद करो भाई, क्या चीज़ है जो भी है, ठीक है। फिर डेजर्ट वगैरह ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, बस प्राइमरली यही सब चीज़ें हैं। साहिल रीजन यहाँ पे याद रखना है ना। और साहिल रीजन के अलावा और कोई क्या, नाइगर रिवर वगैरह अपन ने देख ली, बामाको, सेगो, सिकासो, मोप्ती, ठीक है, बामाको, सेगो, सिकासो, मोप्ती, ये तीन, ये चारों हैं इसके इंपॉर्टेंट, किसके, माली के, है ना। यहाँ पे ओगा दाऊ गाँव हो गया, ठीक है, बोबो दियालोसो हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, रेड वोल्टा, वाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, इन तीनों को देख लिया, सरबा रिवर को देख लिया, है ना, और ये सब चीज़ें देख ली। चलो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये ईसी के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्शन कमीशन का, वो जो भी शिवसेना और इनका चल रहा है, ये अपने काम का नहीं है, अपने काम का ये पूरा पार्ट है। कहाँ से निकाला, लक्ष्मीकांत से, ठीक है, तो आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत के अंदर ये वाला पूरा अपन पहले कल देख चुके हैं, जिसके अंदर क्या है फटाफट रिविजन करेंगे। आर्टिकल 324 के अंदर पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर मिली हुई है सुपरिटेंडेंस की, डायरेक्शन की, कंट्रोल की, किसके, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की। ये एक ऑल इंडिया बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट में कॉमन है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, ये भी आर्टिकल 324 के अंदर लिखा हुआ है कि कितने जो है इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए अदर देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और अगर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे तो फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस जो है क्या ड्यूटी परफॉर्म करेंगे, तो ये जो है ये चेयरमैन होंगे इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन को कौन एड करेगा, तो रीजनल कमिश्नर्स होंगे, उनका भी अपॉइंटमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और जो है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स भी बनाए जा सकते हैं, और डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स के नीचे उनका पूरा पूरा सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरीज वगैरह इन सब का। उसके अलावा क्या चीज़ है, अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मैंने बता दिया, प्रेसिडेंट वगैरह, इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन वगैरह, ये सारे सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। कंडीशंस ऑफ सर्विस, टेन्योर जो है इनके मतलब इनके डिसएडवांटेज पे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे इंडिपेंडेंस में समझेंगे, ठीक है। इक्वल पावर्स होती हैं इनके पास जज और सुप्रीम कोर्ट के बराबर, और जो भी मैटर्स वगैरह हैं वो मेजॉरिटी से डिसाइड होते हैं। ऑलवेज याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वैसे कुछ पावर नहीं होती, मतलब जब अगर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं तो तीनों के पास इक्वल पावर होती है ना। टर्म कितनी है, 665 की टर्म है, कितनी है, 665 की टर्म है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जैसे उनका इम्पीचमेंट होता है वैसे ही इनका भी इम्पीचमेंट होगा, सैलरी वगैरह सब कुछ उनके जितना बराबर ही होगा, ठीक है। और क्या इंडिपेंडेंस यहाँ पे दे रखा है, तो इंडिपेंडेंस के अंदर तो एक तो जैसे रिमूवल वगैरह सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, प्रेसिडेंट अपने प्लेजर से इनको रिमूव नहीं कर सकता, इनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं इनकी डिसएडवांटेज पे चेंज नहीं की जा सकती। इन सारी चीज़ों को मैंने पहले समझाया, किसी में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर, कोई और इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन जरूरी है, बिना उसकी रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता है, समझ में आया। नॉट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन वगैरह, हाँ यहाँ पे किन चीज़ों के अंदर रह जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पीछे रह जाता है, तो एक तो ये चीज़ है कि भाई कुछ भी क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं बता रखी है, ठीक है।
क्वालिफिकेशंस नहीं बता रखी है, जो भी इनके अपॉइंटमेंट वगैरह जिसको भी अपॉइंट करेंगे तो उसकी कुछ भी जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं दे रखी है। उसके अलावा डीबार्ड भी नहीं हो सकते, एक बार अगर इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो दोबारा वापस अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, री अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, है ना। फिर क्या चीज़ है, पावर्स एंड फंक्शंस, ये देखो ये पहले नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे कुछ पावर्स एंड फंक्शंस दे रखा है, इनको आप ऐसे देख सकते हैं। जो स्पेसिफिक या फिर जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं, अलग है, उनको मार्क कर रखा है। बाकी तो जनरल नॉर्मल तो है ही है कि भाई इलेक्शन डेट वगैरह शेड्यूल करेंगे तो नॉर्मल है। यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कौन डिटरमाइन करेंगे, यही डिटरमाइन करेंगे, समझ में आया, ठीक है। डीलिमिटेशन कमीशन नहीं करेगा बल्कि ये करेंगे। और डीलिमिटेशन कमीशन जो एक्ट है किसका, पार्लियामेंट का, उसके बेसिस पर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पर करेंगे लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन नहीं करेगा, ठीक है, वो उसका अलग काम है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, टू ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। और अब तो ये जो चीज़ चल रही है, जो अभी जो पूरा फियास्को चल रहा है, उसके अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्निशन कौन प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे इलेक्शन कमीशन। इसलिए पहले इलेक्शन कमीशन के पास गया केस। सिंबल्स वगैरह कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन, समझ में आया। और क्या चीज़ है, और कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाते हैं तो वो कौन सेटल करेगा, ये सेटल करेंगे। लेकिन अगर कुछ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर वो कौन सेटल करेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा सीधा, है ना। और क्या चीज़ है, रूस्टर, देखो इसको भी याद रखना, रूस्टर ये प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर जो पब्लिसिटी पॉलिसीज वगैरह की, अगर आपको पब्लिसिटी करनी है रेडियो या टीवी के ऊपर, तो ये पूरा बताएंगे कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे तक आप लोग कर सकते हैं, इतनी बजे से इतनी बजे तक आप लोग कर सकते हैं, ऐसे करके। टू एडवाइस प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशंस वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट को अगर मान लो कुछ भी एडवाइस वगैरह की ज़रूरत है तो ये एडवाइस करेंगे। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव वगैरह करना है, डिस्क्वालीफाई वगैरह करना है, अगर किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, तो फिर उसको जो है गवर्नर को ये एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, स्टेट लेवल पे अगर बात करें तो स्टेट लेवल पे जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इनको असिस्ट करता है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ये किसके साथ कंसल्टेशन में अपॉइंट किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, याद रखना है, इन सब चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पे देखो, इन दोनों न्यूज़ को एक साथ करके और फिर उसके बाद काम की चीज़ यहाँ पे लगा दी मैंने। तो पहले तो ये है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान को कुछ फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, लोन्स वगैरह और दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अभी ख़राब चल रही है। और इंडिया चाइना ने कुछ बॉर्डर मीटिंग्स वगैरह भी अपन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ है। तो यहाँ पे एक तो चाइना का मैप लगा रखा है, उसके अलावा इधर यहाँ पे मंगोलिया का मैप लगा रखा है और पाकिस्तान का मैप लगा रखा है। आप लोग इसको आई होप पीडीएफ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। पाकिस्तान का मैप और चाइना का मैप अपन पहले पढ़ चुके हैं, मंगोलिया का नहीं पढ़ा है, लेकिन मंगोलिया पे क्योंकि एक दो बार पहले क्वेश्चन पूछ चुका है तो आगे भी पूछ सकते हैं। और क्या चीज़ है, ये डिकिंसोनियन, ये पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 2021 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो एक बहुत ज़्यादा मतलब बवाल हो गया था। एक क्या हुआ था कि भीमबेटका के अंदर एक एनिमल का कुछ ऐसा पाया गया था, ठीक है, एक एनिमल का फॉसिल टाइप पाया गया था कि ये जो है ये धरती का सबसे पुराना एनिमल है और उसका फॉसिल देखो भीमबेटका में भी है, ठीक है। तो ऐसा एनिमल है ये, ठीक है। तो अब ये जो है देखो, ये जो है इसे फर्स्ट जो है एनिमल माना जाता है, ठीक है, फर्स्ट जो एनिमल था, ठीक है, तो वो ये था। इससे पहले दूसरे फंगाई वगैरह, प्लांट वगैरह, ये सब चीज़ें तो ही है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, वो सब चीज़ें तो ही है। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल जो पहली चीज़ थी वो ये थी, कोई भी हार्ड बॉडी वगैरह इसकी नहीं थी, सॉफ्ट स्विशी बॉडी थी, ठीक है। और बहुत सालों पहले था, बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट भी हो चुका है, ठीक है। क्या नाम है इसका, डिकिंसोनिया नाम है, डिकिंसोनिया, ठीक है, ये याद रखना। और भीमबेटका के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है, अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ वगैरह ये यहाँ पे मिलते हैं। 7 हिल्स हैं टोटल, कितने हिल्स हैं, 7 हिल्स हैं और 750 से ज़्यादा केव्स हैं, 750 से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं। और ये वी.एस. वाकंकर, इन्होंने इसको डिस्कवर करा था 1957 में। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, अक्सर क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो अपन को ऐसा लग सकता है जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को पहले ही इंडिपेंडेंस से पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था, तो इसे भी इंडिपेंडेंस से पहले कराओ, नहीं ऐसा नहीं है, उसके भी 10 साल बाद करा है, समझ में आया। फिर क्या चीज़ है, मीजोलिथिक अगर यहाँ पे इसके बात करें अपन तो मीजोलिथिक एज का है। रेड और वाइट कलर की मोस्टली यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह की पेंटिंग्स मिलती हैं, दूसरे कलर भी हैं बट जो लार्जली सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो रेड और वाइट है ना। ये बाकी कुछ केव्स के बारे में दे रखा है, जैसे भीमबेटका, उदयगिरी और आदमगढ़, ये तीनों तो एक साथ में
भीमबेटका, उदयगिरी और आदमगढ़, ठीक है, इनको याद रखना। बराबर कहाँ पर है, तो बराबर इधर बिहार वाले एरिया में। उसके अलावा उदयगिरी खंडगिरी केव और है ना, एक तो उदयगिरी ये है, एक उदयगिरी खंडगिरी केव और है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी है, देखो बादामी केव यहाँ पर है, ये कर्नाटका में। बादामी के अलावा बेडसे, करला, एलिफेंटा और कन्हेरी, ये मैंने आपको बताया था, ये सारी की सारी कहाँ पर है, ये सारी की सारी महाराष्ट्र में है। उसके अलावा नासिक या फिर जो पांडवलेनी केव्स हो गई, ये भी कहाँ पर है, ये भी महाराष्ट्र में है। और उसके अलावा अजंता एलोरा तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और महाबलीपुरम केव्स कहाँ पर है, महाबलीपुरम केव्स अपने तमिलनाडु के अंदर है। क्वेश्चन आ जाएगा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। 2015-16 के अंदर फिर भी थोड़े ठीक क्वेश्चन होते थे, ठीक है, ऑप्शन वगैरह जो होता था ना, एक बार आप एलिमिनेट कर सकते हो। 2019, 18, 21, 22 इसमें जैसे पेपर्स आए ना, वो पेपर बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई जैसे महाबलीपुरम कहाँ है और उसके अंदर एक इधर का दिया, एक राजस्थान का दिया, एक कहीं पे जम्मू कश्मीर का दिया, तो आप फट से कर ओ नहीं नहीं तमिलनाडु, ठीक है, ऐसा नहीं, सारे एक जैसे देंगे। तो इसलिए कहाँ पर है, तमिलनाडु के यहाँ पे। और कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, देखो बस ये सारी केव्स है। चलो फिर क्या है, फिर ये देखो छोटी सी कुछ, मतलब अब इसमें बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं था, आपको कुछ पॉलिटिकल वगैरह, लार्जली पॉलिटिकल वगैरह चीज़ें दे रखी थी तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की। ये जो है ये संगम एज से पहले की बात है, संगम एज से पहले की बात है। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, कहाँ पे, वैगई वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुआ करती थी, तो जो वैगई रिवर है उसके पास में हुआ करती थी, उसके आसपास हुआ करती थी। नाउ वेयर इज वैगई रिवर, हेयर इज वैगई रिवर, ठीक है, ये रही वैगई रिवर, ठीक है। कहाँ पर है वैगई रिवर, वैगई रिवर जो है तमिलनाडु के अंदर है, पाक स्ट्रेट के अंदर जो है ये जाकर, और फिर उसके बाद जो भी बह जाती है, ठीक है। और गुन्नार इसके पास में एक रिवर है, गुन्नार के अलावा वाइपुर ये एक रिवर है, वाइपुर के अलावा वल्लार एक रिवर है, ठीक है। और ये तो ऊपर जो है ये अपने उसके कावेरी का पूरा है, कावेरी का पूरा मैप। आई होप आपको आमीना मैम ने समझा दिया होगा, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं लेक्चर, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के ऊपर उन्होंने लेक्चर डाल रखे हैं, उसके अंदर इन सबको डिस्कस करा, ठीक है। तो वैगई को याद रखना, वैगई इधर है। ये अपना खत्म होता है आज का। आई होप इसमें से किसी भी पार्ट के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं हो। अगर कोई भी पार्ट के अंदर कोई भी डाउट हो, फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।